गुड इवनिंग फ्रेंड, आई एम संतोष कुमार। हर वीक की तरह इस वीक भी हम नेक्स्ट वीक के आने वाली वीक के लिए मार्केट के आउटलुक के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो जैसा कि लास्ट 2 वीक से अपना व्यू जो है वो निगेटिव रहा है कि किसी भी पॉसिबिलिटी में 9450 क्रॉस करके ये 10,000 की तरफ नहीं जाएगा, जो कि फंडामेंटल भी जस्टिफाई नहीं होता है कि 10,000 की तरफ जाए, और टेक्निकल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना। हालांकि इस लास्ट 3 वीक से ये कंसोलिडेशन फेज़ में चला है। 8850 से लेके 9250 के बीच में बहुत ही हायर टू हायर 9380 तक गया है, और लेकिन अगर गया भी है तो अगले दिन वापस 9250 की रेंज में वापस आ गया। इसका लास्ट 8 से 10 दिनों के अंदर यही खेल चलता रहा। इस बीच रिलायंस जैसे स्टॉक्स में एक पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद भी उस लेवल को क्रॉस नहीं किया। रिलायंस का वेटेज निफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद इतनी पॉजिटिव न्यूज़ जो कि जियो और फेसबुक के म्यूचुअल डील के ऊपर थी, उसके बावजूद भी जिसमें रिलायंस के स्टॉक में सर्किट जैसी स्थिति लगी, तो भी वो निफ्टी 9450 या इनफैक्ट ये कहें कि 9250 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं गया है। तो इसका साफ इंडिकेशन है कि ये जो जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर अब तो अगर की कोई बात ही नहीं रहेगी, अब तो ये फ्राइडे को नीचे ही मूव कर गया है। तो अब 10,000 का लेवल देखने के लिए शायद हम लोगों को 1.5 से 2 साल तक का वेट करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। निफ्टी जिग जैग में नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मैंने 2-3 हफ्ते पहले इसका एग्जाम्पल लेके बताया था कि 12,500 से लेके 11,000, या इनफैक्ट बहुत दूर से शुरू ना करते हैं 10,000। जब उसने 10,000 को तोड़ा था तो 9250 का सपोर्ट था, और वो वहाँ से वापस 10,000 तक गया। 10,000 से वापस नीचे आया तो 9250 को तोड़ के 8,000 तक आया। अब 8,000 से जब 9250 तक गया है तो उसको क्रॉस ना करके वापस आ रहा है। इसका मतलब कि अगर अब ये 8,000 की तरफ बढ़ेगा तो 8,000 को तोड़ के नीचे का लेवल देखेगा, और नीचे का लेवल 6500 से पहले कहीं कोई स्टॉपेज में नहीं है। तो अगर अब ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो 6500 के लेवल में तक जाएगा, फिर वहाँ से पुल करेगा 8,000, तो वो फिर 8,000 वाला जो जोन होगा जो इस समय 9250 वाला जोन है। तो मार्केट जिग जैग के फॉर्म में नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है बैंक निफ्टी के बारे में आप लोग अपना व्यू रख लीजिएगा। अब सेक्टर की बात करें तो जैसे कि लास्ट वीक भी कहा था कि मैंने एफएमसीजी सेक्टर और आईटी सेक्टर और ऑटो इंडस्ट्रीज़ में सेलिंग है, लेकिन ऑटो मेटल काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, तो जो अभी तक नहीं गिरे हैं उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है। अच्छा, गिरती मार्केट में भी बढ़ते हुए शेयर हो सकते हैं, बढ़ती मार्केट में भी गिरते हुए शेयर हो सकते हैं। तो इस लिहाज से मेरे को अब जो पहले मैं काफ़ी लंबे समय से इस गिरती हुई मार्केट में भी फार्मा सेक्टर्स के ऊपर मैं बुलिश रहा हूँ। प्लस एक सेक्टर और मैंने बीच में ऐड किया था, मीडिया सेक्टर के ऊपर मैं बुलिश रहा हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि फार्मा और मीडिया सेक्टर का जो है वो बॉटम आउट हो चुके हैं। अब मैं तीसरा सेक्टर ऐड करने वाला हूँ। मैंने पोर्टफोलियो वाले प्रोजेक्ट के ऊपर में ऑयल एंड गैस के ऊपर में बोला था कि ऑयल एंड गैस का मेरे को बॉटम दिखाई देता है। इस लिहाज से मैंने 4 स्टॉक उस पोर्टफोलियो में जो 24 मार्च को शुरू हुआ था उसमें मैंने 4 स्टॉक्स और ऐड कर दिए हैं, जिसमें से ONGC, गेल, ऑयल इंडिया और IOC। ठीक है ना। तो इस लिहाज से इस गिरती हुई मार्केट में भी ये मेरे को जो तीसरा सेक्टर है ऑयल एंड गैस, इसका बॉटम आउट हो सकता है। तो इन 3 सेक्टरों में आप बाइंग कर सकते हैं, वो भी SIP के रूप में। अगर मार्केट का जब भी मार्केट का पुल बैक हो, मतलब अभी जैसे गिरती हुई मार्केट है तो यहाँ पे अभी एंट्री अब बाइंग में नहीं करना है, लेकिन जब मार्केट
पॉजिटिव जोन में हो तो ये 3 सेक्टर के स्टॉक जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, और अगर ये गिरती हुई मार्केट होगी तो औरों की अपेक्षा इन 3 सेक्टरों के स्टॉक्स कम गिरेंगे। तो इस लिहाज से अब मेरे पास में बॉटम आउट के लिए 3 सेक्टर हो गए हैं, ऑयल एंड गैस, मीडिया और फार्मा। ठीक है ना, ये तो हो गया इसके बारे में, इक्विटी मार्केट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कमोडिटीज़ के मार्केट में। तो कमोडिटीज़ में गोल्ड और सिल्वर में इनिशियल फेज से, जब वो 1200 के आसपास गोल्ड था, तब से मैं इसमें बुलिश हूँ, और लोगों को गोल्ड फंड में, गोल्ड ETF में और किसी भी तरीके से गोल्ड होना चाहिए उसमें बाइंग की सलाह देता रहा हूँ। तो गोल्ड का अब स्टॉप लॉस जो है, जिसमें 1735 के आसपास में है, 1705 के स्टॉप लॉस के साथ में गोल्ड में आप बाय कर सकते हैं। 1820 पहला तो टारगेट आएगा 1780 का, फिर 1820, फिर 1850 के लिए, और इसी के अकॉर्डिंग इसका जो छोटा भाई है सिल्वर, उसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। क्रूड का के बारे में बात करेंगे तो क्रूड का लेवल अब तय हो चुका है कि अपर साइड का, लोअर का तो नहीं, अपर साइड का है कि 21-22 डॉलर से ऊपर जब जाएगा तो ही कुछ इसमें पॉजिटिव जोन होगा, अदरवाइज ये नीचे की तरफ ही मूव करे। जब भी ये सेल ऑन राइज वाली स्क्रिप्ट हो चुकी है, तो क्रूड में आप सेल ऑन राइज के तहत वर्कआउट कर सकते हैं। अगर जितना करीब 21-22 रुपए के आसपास मिले उसको आप सेल करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, इसका एक रीज़न भी है, हर कंट्री का जो एक लेवल होता है किसी भी चीज़ को खरीदने का, तो वो अपना कोटा फुल कर चुके हैं, अब उनके पास स्पेस नहीं। ये कोई रॉ मटेरियल ऐसा नहीं है कि गेहूँ चावल हो या कुछ और चीज़ हो जिसको ईज़िली स्टोरेज किया जा सकता है, कहीं भी रख सकते हैं। ये एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसको रखने के लिए बहुत ही सिक्योरिटी और बहुत ही सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको कहीं भी नहीं कर सकते। कोई कंट्री चाह के भी इसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी पूरी फुल हो चुकी है। इसलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कि ये निगेटिव में क्लोज हुआ, कोई डिलीवरी ही लेने को तैयार नहीं था। ट्रेडिंग तक तो चल रहा था जब तक है, लेकिन जब एक्सपायरी का टाइम आया तो डिलीवरी लेने की बात है, तो कोई डिलीवरी नहीं लिया। जब किसी ने डिलीवरी लेगा भी कैसे, अगर लेगा तो रखेगा कहाँ ना, उसको ओपन स्पेस में तो नहीं रख सकते कच्चे तेल को। तो इस लिहाज से कि इसमें सेल ऑन राइज होता है और जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति रहेगी आने वाले 2-3 महीनों के अंदर, तब तक ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। तो ट्रेडिंग पर्पज से जितना ये ऊपर जाए उसको वहाँ पे सेल कर दें। अब बात करते हैं एनजी की, नेचुरल गैस की। तो जैसे इसमें ये भी मेरे को बॉटम आउट दिखा। अच्छा, क्रूड भी बॉटम आउट ही है, जैसे मैंने पिछले 1-2 हफ्तों से बोला कि ये बॉटम आउट का हो चुका है। देखिए, बॉटम आउट क्या है, 0 से नीचे तो नहीं जाएगा ना, तो ये बॉटम आउट वैसे ही हो गया। इसी को देखते हुए मैंने पोर्टफोलियो में जो 4 स्टॉक ऑयल एंड गैस सेक्टर के डाले हुए तो वो चारों स्टॉक जो हैं वो क्रूड ऑयल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। और गैस का भी 1.25 से लेके 1.75 के बीच में इसका बॉटम आउट दिख रहा है, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से वो उसी रेंज में, इससे नीचे क्या जाएगा एनर्जी सेक्टर, जब पूरी दुनिया में इसका यूज़ नहीं हो रहा, वो लॉकडाउन है। तो जब भी जो भी खबर होगी वो अच्छी ही खबर होगी आने वाले समय के लिए, इससे ख़राब तो नहीं हो सकता। शायद ही हम लोगों ने इससे ख़राब समय कभी 100-200 साल में भी लोगों ने नहीं देखा होगा, इसके पहले का जो समय आने वाला है ना, जो समय चल रहा है करंट में। तो एनर्जी सेक्टर के लिए इससे वर्स्ट केस नहीं हो सकता। तो इनकी कंपनियों का या इनके सेक्टर्स का या इनमें खुद में इनका बॉटम आउट हो चुका है। ठीक है। अब बात करते हैं करेंसी की। तो कच्चे तेल के नीचे होने से अपने को बेनिफिट होता है, लेकिन अब कितना नीचे होगा, 0 के नीचे तो नहीं हो जाएगा। तो जो कच्चे तेल से हमें बेनिफिट होना था वो हो रहा है, वो हो चुका है। उस केसेस में क्या होगा, अब अगर मार्केट यहाँ से गिरेगी, FIs पैसा निकालेंगे, क्योंकि अब कोरोना के बाद भी इकोनॉमिक जो क्राइसिस होगी वो और भी वर्स्ट होगी। उस केसेस में क्या होगा कि FIs अपने यहाँ से पैसा निकालेंगे। जो पैसा निकालेंगे अपने यहाँ से, तो अपने को अपनी करेंसी जो वो वीक होगी, तो 70.20 के स्टॉप लॉस के साथ में अपनी करेंसी को बाई कर सकते हैं।
तो वो अपनी करेंसी मतलब जो 75-20 है ये 76, 77, 80 के आसपास की तरफ मूव करेगा। लोअर एंड देखने को नहीं मिलेगा कि जब उसका कई सारे रीज़न है। तो बेसिक रीज़न तो क्योंकि जो जिसका सपोर्ट मिलता है या है वही अपने बॉटम आउट पे हो चुका है। तो अब जो दिक्कत आएगी आने वाले समय में, और ये दिक्कत कोई लंबे समय के लिए है, कोई ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में इससे हम लोग निजात पा जाएंगे। ये आने वाले 12 से 18 महीने तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। ठीक है, तो USD INR में बाय करके चलेंगे। यूरो स्ट्रॉन्ग है तो यूरो INR में बाय करके चलेंगे। GBP INR में बाय करके चलेंगे। JPY INR में बाय करके चलेंगे। मतलब अपनी करेंसी के अगेंस्ट में जो भी करेंसी के पेयर अपने यहाँ चलते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग ही होंगे, अपनी करेंसी वीक पड़ेगी इस लिहाज से। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में कवर कर लिया। अब एक चीज़ बात करना चाहेंगे, जो भी ट्रेड करें ये वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा हर सेक्टर में हर स्क्रिप्ट में रहेगा, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखते हुए ट्रेड कीजिएगा। क्योंकि लास्ट वीक आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल 24 से लेकर 6 पे आ गया, 0 भी हुआ। वो भी कोई ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में, 1 से 2 दिन के अंदर। तो ये मत सोचिए कि कितना नीचे आएगा हम उसको कवर करेंगे या एवरेज करेंगे। तो एवरेज का तो सोचिए भी ना ऐसे माहौल में। एवरेज तो हमें कतई करना नहीं है। अगर मेरा डिसीजन गलत है तो वो गलत है, हम दोबारा रिव्यू करेंगे और फिर उसमें आगे कोई डिसीजन लेंगे। तो स्टॉप लॉस आपकी कैपिटल को बचाएगा। ये मत सोचिए कितना नीचे जाएगा हम उसको कवर कर लेंगे। ये मार्केट के अगेंस्ट में खड़े होने का समय नहीं है ना, एवरेजिंग करने का। यही हाल रिलायंस में रहा। इतनी गिरती मार्केट में जो लोग ऑयल एंड गैस को देख के रिलायंस को जज कर रहे थे, मैं भी जज कर रहा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि अगर ऑयल एंड गैस नीचे है तो रिलायंस जो है को नीचे होना चाहिए। लेकिन देखिए उसने 10% का सर्किट तक लगाया मार्केट के ऊपर में। ठीक है, वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, वो न्यूज़ नहीं थी। और ऐसी न्यूज़ से पहले आपने देखा होगा कि ऑयल एंड गैस के जो स्टॉक नीचे आ रहे थे लेकिन रिलायंस का स्टॉक नीचे नहीं आ रहा था। इसका मतलब मार्केट में इस न्यूज़ के बारे में कुछ लोगों को तो अंदेशा था, तभी वो रिलायंस का स्टॉक नहीं गिर रहा था या थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था जब क्रूड नीचे आ रहा था। ठीक है ना। तो जो चार्ट पे दिखता है वो क्या न्यूज़ है ये नहीं पता चल सकता है, लेकिन कुछ होने वाला है ये ज़रूर पता चल सकता है। ठीक है, जैसे ये होने वाला था कि मैंने 18 महीने पहले स्टॉक मार्केट क्राइसिस के ऊपर में या इकोनॉमी स्लो के ऊपर में या ट्रम्प और चाइना के जो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है उसके ऊपर में 3 वीडियो जारी किए थे। तो मैंने ये सोच के नहीं कि ऐसा होगा, कोई गॉड तो कोई नहीं है, लेकिन जो गोल्ड में तेज़ी अनएक्सपेक्टेड हो रही थी और क्रूड ऑयल नीचे आ रहा था उसको देख के एक लग रहा था कि ऐसा क्या वजह है जो पब्लिक डोमेन में कोई वो बात नहीं है और ये गोल्ड बाइंग हो रहा है या कच्चा तेल नीचे आ रहा है या नहीं ना। तो कुछ तो ऐसी वजह होगी। तो उस चीज़ को देख के ही प्रेडिक्शन किया। तो वो मेरे वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद की है, बहुत अच्छे वीडियो हैं। अगर कभी मौका मिले तो आप लोग उसको देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीक में जैसी सिचुएशन होगी तो उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है ना। और हमें आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी इस स्कैमर ग्रुप पे आ रहे हैं, जो अपना एडवर्टीज़मेंट या हर कमेंट्स के ऊपर कमेंट्स करके करते हैं, उनको ब्लॉक कीजिए। हमारे एक ग्रुप मेंबर हैं अंकित मोदी, वो जब भी उनको टाइम मिलता है वो इस चीज़ को रिपोर्ट टू एडमिन करते हैं, जिससे मतलब जिस चीज़ की 1-2 लोगों की एफर्ट से आपने देखा होगा कि पिछले कुछ हफ्तों में वो ग्रुप में काफ़ी साफ़ सफाई हुई है। तो जब इतने 1,71,000 लोगों का ग्रुप है, अगर इसमें से अगर जब भी कोई ग्रुप पे एडमिन होता है तो सबसे पहले जहाँ उसको दिखे, मैं नहीं कहता तो स्पेशली वो काम करे, जहाँ उसको दिखे कि ये स्कैमर है ये वो है तो उसको रिपोर्ट टू एडमिन करे। शायद 1 से 10-20 सेकंड का समय लगेगा। तो अपने कीमती समय से अगर वो समय निकाल के इसको रिपोर्ट टू एडमिन कर देंगे तो इसमें ग्रुप में साफ़ सफाई हो जाएगी। उससे आप ही लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा कि कभी कभी अच्छी खबरें या अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं
वो उसको हमें स्क्रॉल करना पड़ता है, क्योंकि फालतू के एडवर्टीज़मेंट और कमेंट्स के ऊपर तो कभी कभी इरिटेशन होता है कि ये पता नहीं कितना वो है, कितना स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो जब देखो हर कमेंट्स के ऊपर में कुछ ना कुछ वो होता है, तो अगर ऐसे लोगों को हम लोग टाइमली साफ़ करते रहेंगे तो क्लीन बना रहेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।